Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today we will be covering the newspaper for 4th of June 2024. First of all, here we're talking about PMI, the manufacturing PMI and service PMI. तो मैन्युफैक्चरिंग परचेसिंग मैनेजमेंट इंडेक्स जो है उसमें जो ग्रोथ रेट है हमने स्लोअर पेस पे यहाँ पे देखा है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग जीवीए जो है वो स्लो डाउन हो गया है बाय 8.9% in the fourth quarter of financial year 24 if we compare it to the third quarter of financial year 24. पीएमआई की यहाँ पे बात करते हैं तो सर्वे बेस्ड मेजर होता है जहाँ पे रिस्पोंडेंट से पूछा जाता है अबाउट द चेंजेस, उनका क्या परसेप्शन है की बिजनेस वेरिएबल्स को लेके। इसमें तीन चीजें होती हैं, अगर 50 से अबव होता है नंबर इंडेक्स में then that means expansion, if it is below than 50 then that means contraction, and if it is 50 that means no changes there. So it is compiled by IHS Markit for more than 40 economies worldwide, जो कि S&P ग्लोबल का पार्ट है। तो लो पीएमआई रीडिंग जो होती है उसको नेगेटिव साइन की तरह देखा जाता है क्योंकि वो इंडिकेट करता है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर वो स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड हाई पीएमआई, जैसे कि हम देख ही सकते हैं, हाई पीएमआई मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, दोनों सेक्टर्स अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है। हम्म। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स री इन्वेस्ट मोर ऑफ देयर अर्निंग्स इन इंडिया। तो यहाँ पे दो केसेस हैं, ऐसी कंट्रीज जहाँ से एफडीआई जो है वो कम हुआ है और ऐसे कंट्रीज जहाँ से ज्यादा हुआ है, जिसमें यूएस, यूके और सिंगापुर, यहाँ तीन जगहों से एफडीआई फ्लो जो है वो कम हुआ है। इसके अलावा जापान, नीदरलैंड्स एंड मॉरिशस, जापान, नीदरलैंड्स एंड मॉरिशस से एफडीआई इनफ्लो जो है, री इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा बढ़ते हुए हमने देखा है। तो ओवरऑल नेट एफडीआई इनफ्लोज की बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर, तो वो डिक्लाइन देखा गया है जिसमें कंसर्न्स भी उठे हैं। एंड 12.5 बिलियन डॉलर्स इन फाइनेंशियल ईयर 18 में जितने री इन्वेस्टमेंट्स किए गए थे, तो री इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वो इंक्रीज हुआ है। 12.5 बिलियन डॉलर्स था इन फाइनेंशियल ईयर ऑफ 18 एंड 24 में हमने देखा है 19.5 बिलियन डॉलर्स। तो री इन्वेस्टमेंट हैज बिन इंक्रीजिंग। टोटल एफडीआई फ्लो जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं हम, कम हुआ है फाइनेंशियल ईयर 24 में, एंड अमाउंट ऑफ री इन्वेस्टमेंट अर्निंग ग्रोथ वो इंक्रीज हुआ है। Then next is over 100K farmers, they have voluntarily gave up the PM Kisan last year. तो यहाँ पे तीन स्टेट्स हैं, बिहार, यूपी एंड राजस्थान, जिसमें टॉप पे बिहार है, देन इट इज फॉलोड बाय यूपी एंड देन राजस्थान। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि मोर देन 1 लाख फार्मर्स दे हैव voluntarily given up the benefits which were provided by PM प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। तो पीएम किसान स्कीम के द्वारा जो उनको मिल रहा था 6,000 रुपए एनुअल बेसिस पे, उसको वॉलंटरीली उन्होंने गिव अप कर दिया है। तो ये कब हुआ, जब बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है कि डीबीटी के थ्रू दिया जा रहा था इन 6,000 को पर एनम 3 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर। डीबीटी दैट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो यहाँ पे जो ऐप है पीएम किसान का, उसके ऊपर ऑप्शन लाया गया था कि आप वॉलंटरीली एग्जिट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखा गया मोर देन 1 लाख फार्मर्स ने एग्जिट कर दिया, जिसमें टॉप 5 की बात करते हैं तो बिहार, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड झारखंड है। तो क्या रीजन दिखाए जा रहे हैं यहाँ पे कि सरेंडर कर दिया पीएम किसान स्कीम को इन फार्मर्स ने? तो पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं कि एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स हैं, इसके अलावा लैंड ओनर्स के स्टेटस में जो चेंज आ रहा है, और जो लैंड ट्रांसफर किया गया है टू द टैक्स पेइंग डिसेंडेंट्स थ्रू द सक्सेशन। ये तीन मेजर रीजन दिखाए जा रहे हैं कि फार्मर्स ने शायद पीएम किसान बेनिफिट्स को ले डाउन कर दिया। तो यहाँ पे यही प्रोसेस दिखाया जा रहा है कि पीएम किसान पोर्टल
जहाँ पे जो फार्मर्स सरेंडर करने के लिए विलिंग है अपने बेनिफिट्स, उनको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, ओटीपी आता है आधार बेस्ड मोबाइल नंबर पे, देन आइडेंटिफाई किया जाता है बेनिफिशियरी को, देन बेनिफिशियरी कैन बी सरेंडर्ड। तो अभी तक 16 इंस्टॉलमेंट्स में पीएम किसान जो 6,000 रुपए हैं वो रिलीज किए गए हैं, ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट ऑफ 90.9 मिलियन फार्मर्स, एंड स्कीम को लॉन्च किया गया था 2019 के अंदर। Then next is property is real and so should the compensation. तो यहाँ पे रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड एएनआर वर्सेस बिमल कुमार शाह के केस के अंदर, जहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है दैट आर्टिकल 300A जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि बोल सकते हैं गारंटी करता है कि कोई भी पर्सन जो है ही और शी शैल नॉट बी deprived of their property except by the authority of law। तो वो ये कम पास करता है 7 essential procedural सब राइट्स को दैट मस्ट बी प्रोटेक्टेड अंडर द लैंड एक्विजिशन। इसके अगर बैकग्राउंड की बात करते हो तो जो बेला बनर्जी केस था जिसमें इंटरप्रिटेशन की बात हुई थी आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज F एंड 31 आर्टिकल सब क्लॉज 2, जब अमेंडमेंट्स नहीं आए थे इसके अंदर, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्ड था कंपेंसेशन आर्टिकल 31 सब क्लॉज 2 के अंदर, जिसको अमेंड करके बाद में बेसिकली हम बोल सकते हैं अमाउंट कर दिया था। तो कंपेंसेशन से अमाउंट सब्स्टिट्यूट कर दिया था इस वर्ड को। एंड बेसिकली सब्स्टिट्यूट करने का रीजन यही था कि जो कंपेंसेशन है इट वाज नॉन जस्टिसेबल। तो प्रिंसिपल्स को फिक्स करने की बात हुई यहाँ पे, आर्टिकल 31 सब क्लॉज 2 के अंदर कंपेंसेशन जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वर्ड, उसको चेंज कर दिया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में इस वर्ड को सब्स्टिट्यूट किया गया कंपेंसेशन विद अमाउंट, ताकि अमाउंट जो है उसको जुडिशियल रिव्यू के द्वारा हम जो कोर्ट है वो इंटरप्रेट कर पाए। बट प्रॉब्लम आती है केशवानंद भारती केस, जहाँ पे बेसिकली जो अमाउंट पे किया जा रहा है इट वाज हेल्ड दैट इट वाज नॉट जस्टिसेबल, एंड जो कोर्ट्स हैं दे कुड स्टिल एग्जामिन द प्रिंसिपल्स व्हिच आर फिक्स फॉर डिटरमाइनिंग कंपेंसेशन जब भी वो रेलेवेंट होगा। तो ये मेजर चेंजेस लेके आ गए 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, जब जनता पार्टी पावर में आई आफ्टर द 1977 जनरल इलेक्शंस, तो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में पास किया गया। इस अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज F और आर्टिकल 31 जो है उसको पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया एंड डाल दिया गया अंडर द आर्टिकल 300A। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। 300A स्टेट करता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ दिस प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। एम्फोसाइज करता है कि जो प्रॉपर्टी ऑफ राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है एंड इट कैन बी रेगुलेटेड बाय लॉ। तो जो डिलीशन हुआ ऑफ आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज F एंड आर्टिकल 31 का, इट लेड टू सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द प्रोसेस ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, एंड अब वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है बट इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट विच इज रेगुलेटेड बाय लॉ। तो ये पूरा हम कह सकते हैं कि मेजर इशू है इस टॉपिक के अंदर। तो यहाँ पे बात हो रही है कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं जो प्रोटेक्टेड है अंडर आर्टिकल 300A, जिसमें राइट टू नोटिस, राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी राइट टू रीजन डिसीजन, ड्यूटी टू एक्वायर ओनली फॉर पब्लिक पर्पस, राइट ऑफ कंक्लूजन, ये सब इंक्लूडेड हैं जिनको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो वे फॉरवर्ड क्या है कि जो एक्विजिशन प्रोसेस है हमारा प्रॉपर्टी को लेके उसका ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसके अंदर प्रोसीजर्स को और कॉम्प्रिहेंसिवली हम बोल सकते हैं कि आउटलाइन करना चाहिए। इसके अलावा राइट टू फेयर कंपनसेशन और ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन
रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके अलावा हम मेक श्योर करें कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके द्वारा जो भी प्रोसेस कैरी आउट किया जा रहा है रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, उसका प्रोसीजर और डॉक्यूमेंटेशन ढंग से होए। तो दैट ऑल्सो बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर अस। यहाँ पे इम्पोर्टेंट यही था, बेला बनर्जी केस, compensation, changing compensation to amount in the amendment of 44th amendment। इसके अलावा 7 faceted protected article 300A के अंदर, and also right to property which is a constitutional right that can be regulated by law। Next, launch of Agniban rocket, a turning point for India space sector। तो यहाँ पे बात हो रही है अग्निकुल कॉस्मोस, जो कि फर्स्ट लॉन्च्ड इंडिजिनियसली बिल्ट रॉकेट है। इसरो के द्वारा हम बोल सकते हैं कि इसरो का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल था। इसके अलावा स्काई रूट एयर स्पेस, जो कि हमारा स्टार्टअप है अग्निकुल के ही तरह, उसने भी लॉन्च किया था विक्रम रॉकेट, जो कि विक्रम साराभाई के नेम से हमारा मोटिवेटेड था। तो यहाँ पे हमने बात की थी कि अग्निबाण जो है वो हमारा 3D प्रिंटेड इंजन है, एडिटिव टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जिससे कुछ कुछ हमने फायदे भी देखे, जैसे कि कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है तो मटेरियल जो यूज हो रहा है उसमें रिडक्शन हमने देखा। ऑल्सो जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर में डिफरेंट जॉइंट्स लगते हैं, तो मतलब ओवरऑल स्ट्रेंथ जो होती है हमारे इंजन की, कम जॉइंट्स लगने की वजह से वो ओवरऑल स्ट्रेंथ को भी हमने बढ़ाया। तो काफी वेरिएंट्स इसके आएंगे जो कि केपेबल होंगे कि डिफरेंट पेलोड की सैटेलाइट्स को कैरी कर पाए, वेरिंग बिटवीन 30 किलोज टू 300 किलोज। कहाँ तक? लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर तक। तो रैपिड ग्रोथ में ये हेल्प करेगा स्मॉल सैटेलाइट्स के अंदर। तो स्पेस बेस्ड एप्लीकेशन जो है डाइवर्स एरियाज में, जैसे कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब लियो के अंदर प्लेस्ड होती हैं ऐसी सैटेलाइट्स। तो वहां पे ये हमें भी हेल्प करेगा, जिसमें अर्बन प्लानिंग एंड ओवरऑल अपनी सर्वेलेंस को हम और इफेक्टिवली इंक्रीज कर पाएंगे। इसरो जो है वो SSLV नया रॉकेट बना रहा है, दैट इज स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ताकि ये जो स्मॉल सैटेलाइट्स की डिमांड है इसको वो सर्व कर पाए। एंड SSLV जो है इट विल बी केपेबल ऑफ कैरिंग लोड्स पेलोड अप टू 500 kg। तो फीचर्स की बात करते हैं अग्निबाण के बारे में, दैट इज 3D प्रिंटेड इंजन, तो सेमी क्रायोजेनिक इंजन है। इसके अलावा स्मूथ सिंगल पीस ऑफ हार्डवेयर, जैसा मैंने बोला कि नो जॉइंट्स, नो वेल्डिंग एंड नो फ्यूजिंग, जिसकी वजह से मटेरियल, द अमाउंट ऑफ मटेरियल दैट इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड इट, इट ऑल्सो इट ऑल्सो हैज सीन अ रिडक्शन। तो एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रिड्यूस हुई हमारी, प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग गोइंग रॉन्ग हैज ऑल्सो रिड्यूस्ड, मतलब ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो है हमारी इंक्रीज हुई है बाय यूजिंग दी 3D टेक्नोलॉजी। तो प्राइवेट प्लेयर्स, उनका भी इंपॉर्टेंट रोल है स्पेस के अंदर, जैसा कि हमने देखा ही सनराइज सेक्टर बनते जा रहा है। एंड ऑल्सो इंडिया जो है और इंडिया का जो ओवरऑल प्रोजेक्शन है उसके लिए भी स्पेस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, इंडिया के डिप्लोमेटिक आउटरीच के लिए भी इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है, जिसमें बाकी दूसरी कंपनीज को हम बुला तो रहे ही हैं यूटिलाइज करने के लिए इन कैपेबिलिटीज को, बट इन्वेस्ट भी कर पा रहे हैं इस एरिया के अंदर। सो डेलिकेट बैलेंसिंग ऑफ हेल्थ केयर कॉस्ट्स। तो डेलिकेट बैलेंसिंग, यहाँ पे मेजर इशू की जो बात हो रही है, डेलिकेट बैलेंसिंग ऑफ हेल्थ केयर कॉस्ट। 3 चीजें इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम बैलेंस करें 3 चीजों को, एक्सेस, इनोवेशन एंड अफोर्डेबिलिटी, जो हमारा पूरा हेल्थ केयर सेक्टर है उसके अंदर। तो जरूरत है कि फेयर और सस्टेनेबल हेल्थ केयर पॉलिसीज को लाया जाए, जिसकी वजह से अभी जो प्रेजेंट डिस्पैरिटीज या इनकंसिस्टेंट एक्सेस है मेडिकल सर्विसेज को लेके, उससे हम फाइट कर पाए। तो जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम है, उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो एक्रीडेटेड है 2 बॉडीज के साथ, दैट इज JCI, दैट इज जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल, एंड NABH, दैट इज नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स।
बेसिकली वहां पे देखा जाता है कि स्पेशलाइज्ड केयर एंड इनोवेशन में लीडिंग है, टॉप टायर इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाता है, एडवांस टेक्नोलॉजीज इनके पास होती हैं, एंड ऑल्सो आगे जाके हम देखते हैं कि जो रिसर्चिंग है जिसमें हमारा कैंसर भी आ जाता है एंड डिफिकल्ट डिफिकल्ट हमारी वैक्सीन बनाने का प्रोसेस आ जाता है, उनमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो 3 इश्यूज हमारे पास यहाँ पे हैं हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर। पहला कि अफोर्डेबिलिटी कितनी है एंड देन क्वालिटी कितनी है, देन इनोवेशन पे कैसा इम्पैक्ट आ रहा है जो भी हमारा प्राइस कैपिंग है, इसके अलावा इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या है। तो अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डेलिबरेट किया है कि मेडिकल प्रोसीजर का स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए जो भी रेट्स है अक्रॉस द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो अक्रॉस द प्राइवेट सेक्टर्स। तो जो ये हाईलाइट भी करता है डेलिब्रेशन की अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी के बीच में कहीं ना कहीं मिसमैच हो रहा है। तो स्टडी है इंडिकेट करती है 15% इंक्रीज इन पेशेंट डिससैटिस्फैक्शन इन दी हॉस्पिटल्स, जिसका मेन रीजन होता है फाइनेंशियल प्रेशर। तो 15% of the patients are dissatisfied in the hospitals due to the financial pressure. That is why affordability और quality का integration बहुत ज्यादा जरूरी है। अब प्राइस कैपिंग होने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जो डेवलपमेंट है नए ट्रीटमेंट्स का, नई टेक्नोलॉजीज का, जिनके लिए हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए हमें, जैसे कैंसर रिसर्च हो गया, रोबोटिक सर्जरी वाली फील्ड हो गई, तो प्राइस कैपिंग की वजह से वहां पे हम थोड़ा स्लो डाउन देख सकते हैं इनोवेशन के अंदर। तो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग कीवर्ड हमारे लिए, जहाँ पे पेमेंट जो है वो रिफ्लेक्ट करती है बेसिकली हेल्थ आउटकम रादर देन सर्विस वॉल्यूम, इसको हम एक सोल्यूशन की तरह लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग जहाँ पे पेमेंट जो है वो हेल्थ आउटकम्स को रिफ्लेक्ट करती है, ना कि सिर्फ सर्विस वॉल्यूम की कितना हमने प्रोड्यूस किया मेडिसिन। इसके अलावा डायनामिक प्राइसिंग मॉडल होने चाहिए, मतलब मेडिकल कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है या फिर पेशेंट का फाइनेंशियल जो स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर पाए। जैसे कि थाईलैंड है, वहां पे ऐसे ही लेयर्ड प्राइसिंग सिस्टम है, टायर्ड प्राइसिंग सिस्टम है, जिसको एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल की तरह देखा जा रहा है। तो प्राइसिंग के लिए इन द मेडिकल सेक्टर वी कैन सी थाईलैंड मॉडल। इंडिया में भी बहुत सारी स्टेट्स हैं जिसमें राजस्थान आता है, तमिलनाडु आता है, जिन्होंने ऑलरेडी पॉइंट आउट किया कि गैप है रेट फिक्सेशन प्रोसीजर्स के बीच में एंड रॉबस्ट लीगल फ्रेमवर्क के बीच में। तो टेलीमेडिसिन इनिशिएटिव्स, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि एक्यूरेट और एफिशिएंसी दोनों हम बढ़ा पाएं। एक्यूरेसी कैसे बढ़ा पाएंगे? विद द हेल्प ऑफ एआई एंड ऑल्सो वी विल बी एबल टू इम्प्रूव द केयर कोऑर्डिनेशन। कैसे? इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स के लिए के थ्रू। तो टेलीमेडिसिन इनिशिएटिव्स कर्नाटका में जो कि देखे गए, जिसने दैट हैज स्लैश्ड हॉस्पिटल विजिट्स बाय 40%। तो ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी कितना पावरफुल हो सकता है एंड ना ही सिर्फ मेडिकल केयर को एक्सेसिबल बनाता है रिमोट एरियाज के अंदर, बट उसको कॉस्ट इफेक्टिव भी बनाता है। तो इंटीग्रेशन जो है इट रिड्यूसेस द प्रेशर ऑन हेल्थ केयर फैसिलिटीज, जिसकी वजह से टाइमली केयर हम प्रोवाइड कर पाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट, ताकि ब्रॉडर इंटरनेट एक्सेस हो पाए, डिजिटल लिटरेसी ज्यादा हो, तभी हम बोल सकते हैं कि ऐसे टेलीमेडिसिन जैसे इनिशिएटिव्स का फायदा हम उठा पाएंगे। एंड ऑल्सो ऐसे इनोवेशन जैसे जिसमें मोबाइल हेल्थ एप्स हैं या फिर स्मार्ट वेयरेबल डिवाइसेस है जो कि आपके वाइटल्स को बेसिकली बोल सकते हैं कि कैरी आउट करता है एंड देखता है, स्टोर करता है डेटा एंड आपको हेल्प करता है कि आप सेल्फ एग्जामिनेशन भी कर पाओ, जो डिजीजेस ज्यादा क्रिटिकल नहीं होती, डे टू डे लाइफ वाली होती हैं। तो प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टनरशिप ये इंपॉर्टेंट है हमारा कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी को हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इंटीग्रेट कर पाए एंड एडवांस हेल्थ केयर सोल्यूशंस को एक्सेसिबल बना पाए। तो बैलेंसिंग एक्सेस, इनोवेशन एंड अफोर्डेबिलिटी इन दी हेल्थ केयर सेक्टर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अफोर्डेबल हेल्थ केयर का मतलब सिर्फ ये नहीं है या फिर वो सिर्फ एक नेसेसिटी नहीं है, बट प्रायोरिटी होनी चाहिए फॉर आवर नेशन। तो अफोर्डेबल हेल्थ केयर सेक्टर not a necessity but must be a priority, not just a necessity but must be a priority. The next, European
पार्लियामेंट्स इलेक्शंस दिस वीक, व्हाट हैपेंस एंड हाउ। तो यूरोपियन पार्लियामेंट जो है वो रिप्रेजेंट करती है तो सिटीजन्स ऑफ जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं। ये जो मेंबर स्टेट्स हैं, ईयू के जो लॉज होते हैं इन मेंबर स्टेट्स के मेंबर स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द यूरोपियन काउंसिल। तो यूरोपियन पार्लियामेंट जो होता है वो अप्रूव करता है यूरोपियन यूनियन का बजट एंड ऑल्सो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और इनलार्जमेंट कितना होना है ब्लॉक का, उसके ऊपर भी यूरोपियन पार्लियामेंट जो है वो वोट करता है। तो अभी की बात करते हैं प्रेसिडेंट, तो जर्मनी की उर, उर्सुला वॉन देर लेयन, ये यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं एंड बाकी कमिश्नर्स। यूरोपियन पार्लियामेंट की बात करते हैं तो 720 मेंबर्स हैं, दे आर इलेक्टेड एवरी 5 ईयर। 21 मेंबर स्टेट्स हैं एंड पीपल विच आर एजड 18 और अबव कैन वोट। डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट एज कैटेगरी भी देखी गई। मिनिमम वोटिंग एज जैसे 16 है बेल्जियम, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, माल्टा के अंदर, एंड ग्रीस के अंदर देखते हैं तो 17 है, एंड हंगरी के अंदर देखते हैं जो मैरिड इंडिविजुअल्स हैं दे कैन वोट रिगार्डलेस ऑफ द एज। तो वोटिंग कैसे होती है? वोटर्स जो हैं दे कैन ओनली चूज क्लोज्ड लिस्ट्स, जिसमें अलाउड नहीं होता है कि आप ऑर्डर को चेंज कर पाओ फॉर द प्रेफर्ड कैंडिडेट्स। बाकी while in others they can select the individual candidates अपने प्रेफरेंशियल सिस्टम के अकॉर्डिंग। ऐसा कुछ मेंबर स्टेट्स में होता है, सब मेंबर स्टेट्स में नहीं होता है, डिपेंड करता है कि आपके नेशनल लेवल पे क्या लॉ है। तो ऑल द कैंडिडेट्स मस्ट बी ईयू सिटीजन्स एंड द वोटर्स मस्ट चूज फ्रॉम इंडिविजुअल कैंडिडेट्स और द पॉलिटिकल पार्टीज। तो जो इलेक्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं दे कैन नॉट फंक्शन इन नेशनल गवर्नमेंट्स और अदर पॉलिटिकल बॉडीज जैसे कि यूरोपियन कमीशन। तो ये प्रोसेस होता है जो कि यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है एंड 373 मिलियन सिटीजन्स इन 27 मेंबर स्टेट्स में है ऑफ यूरोपियन यूनियन दैट आर एलिजिबल टू वोट। तो यूरोपियन पार्लियामेंट एंड यूरोपियन कमीशन का इंपॉर्टेंट रोल। देन नेक्स्ट, इलेक्शंस एंड एग्री इश्यूज। तो देखा जा रहा है फार्मर्स फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा, जहाँ पे एग्री रिफॉर्म लॉज को पास किया गया था उसके खिलाफ प्रोटेस्ट देखा गया था। इसके अलावा डिमांड की गई है कि स्टैट्यूटरी बैकिंग मिले फॉर एमएसपी ऑफ क्रॉप्स। तो जो फार्म क्राइसिस है वो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म में पीएम नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट में देखा गया था। इसके अलावा एग्रेरियन डिस्ट्रेस जो है अभी 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में देखा जा रहा है उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, जिसमें बड़े मुद्दे अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, महंगाई, बेरोजगारी, इनको ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है। तो ग्लोबल एग्री कमोडिटी प्राइसेस की यहाँ पे बात हो रही है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है विद मेजर्स सच एज एमएसपी में हाइक किया है, एनुअल कैश ट्रांसफर किया है ऑफ 6,000 रुपीज टू द लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज अंडर द स्कीम ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे फार्म सेक्टर में ग्रोथ की, जैसा कि इधर भी देख सकते हैं हम, तो जो ग्रोथ है सिर्फ 1.4% हुई है 2023 से लेकर 24 के बीच में इन दी फार्म सेक्टर, जिसमें एल नीनो एबनॉर्मल वार्मिंग जो होती है हमारे सेंट्रल और ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन की, जिसकी वजह से एशियन और इंडियन रीजन के अंदर ड्राई कंडीशंस बनती हैं, ड्रॉट लाइक कंडीशंस बनती हैं, वीकन करता है वो मॉनसून को, जिसकी वजह से फेलियर ऑफ मॉनसून हुआ तो उसने डायरेक्टली इम्पैक्ट किया हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को। एल नीनो की यहाँ पे बात करते हैं तो एबनॉर्मल वार्मिंग होता है दो पार्ट्स में, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन के अंदर। किसके कोस्ट के पास? इक्वेडोर और पेरू के कोस्ट के पास, जिसकी वजह से इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज हो जाता है एंड क्लाउड फॉर्मेशन एक्टिविटीज जो है वो बढ़ जाती हैं हमारे इक्वेडोर और पेरू के कोस्ट के पास। एंड एशियन और जो हमारा इंडिया है, बेसिकली जो साउथ एशिया है हमारा, उसके अंदर हम देखते हैं कि रेनफॉल जो है वीकन हो जाता है, मॉनसून वीकन हो जाता है, ड्रॉट लाइक कंडीशंस बनती हैं।
तो यहाँ पे बात हो रही है कि फूड प्राइसेस की। यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने ट्रैक किया फूड प्राइसेस को, जो कि एवरेज किए 122.5 पॉइंट्स 12 से लेके 13 के बीच में। एंड अगर 13 से लेके 14 के बीच में देखते हैं तो 119.1 पॉइंट्स। तो प्राइस जो है वो फूड कमोडिटीज का, फूड बास्केट का ओवरऑल वर्ल्ड, उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। इसके अलावा दूसरे भी सेक्टर्स हैं जिनमें ग्रोथ देखी गई है, जैसे कि लाइव स्टॉक और फिशिंग सेक्टर, एक्वाकल्चर सब सेक्टर, जहाँ पे एवरेज ग्रोथ हायर देखी गई है। तो लाइव स्टॉक, फिशरीज एंड ऑल्सो हॉर्टिकल्चर के सेक्टर, वहां पे भी देख सकते हैं हम मार्केट और डिमांड ड्रिवन ग्रोथ देखी गई है। एमएसपी जिन क्रॉप्स को मिला है, दे हैव बाय कॉन्ट्रास्ट फ्लोड मोस्टली टू दी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को ज्यादा बेनिफिट्स मिले हैं, जिसमें स्पेशली हम देख सकते हैं राइस, व्हीट, शुगर केन, कॉटन और कुछ कुछ पल्सेस, नॉन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो डिमांड जो है फॉर मेकिंग एमएसपी पेएबल बाय लॉ, वो बेसिकली फार्मर्स से आ रही है इन क्रॉप्स को लेके, राइस, व्हीट, शुगर केन, कॉटन एंड कुछ कुछ पल्सेस एंड ऑयल सीड्स भी इसके अंदर मिले हुए हैं, जो कि ज्यादातर आ रही है फ्रॉम पंजाब, हरियाणा एंड महाराष्ट्र, वहां के फार्मर्स से। तो क्रॉप एग्रीकल्चरल ग्रोथ which also includes horticulture, it has fallen to less than 10% annually। तो डिक्रीज हुआ है क्रॉप एग्रीकल्चरल ग्रोथ। लाइव स्टॉक, फिशरीज एंड हॉर्टिकल्चर सब सेक्टर्स में हमने ग्रोथ देखी है। एंड ओवरऑल जो फार्म सेक्टर है उसकी ग्रोथ सिर्फ 1.4% हुई है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम 8 AM टुडे द वोट्स विल बी काउंटेड। तो कैसे जो प्रोसीजर फॉलो होता है वोट के काउंटिंग के अंदर, तो 642 मिलियन वोटर्स है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। ईसीआई वो पूरे प्रोसेस को ओवरसी करता है, मेक श्योर करता है कि ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस जो है वो रेगुलेटेड है इन द काउंटिंग ऑफ वोट्स प्रोसीजर। तो सुपरविजन और डायरेक्शन की बात करते हैं तो रिटर्निंग ऑफिसर वो ओवरसी करते हैं काउंटिंग को। टिपिकली जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं जिसको ईसीआई के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, वो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं जो कि ओवरसी करते हैं। इनके साथ असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं जो कि बेसिकली रिटर्निंग ऑफिसर को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा काउंटिंग ऑफिशियल्स होते हैं जिसमें सुपरवाइजर्स होते हैं, असिस्टेंट होते हैं, ग्रुप डी एम्प्लॉयज होते हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर्स होते हैं। तो काउंटिंग सुपरवाइजर गेजेटेड ऑफिसर होता है यूजुअली। काउंटिंग असिस्टेंट और स्टाफ की बात करते हैं तो ग्रुप डी एम्प्लॉयज होते हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर होता है जो कि इंश्योर करता है कि काउंटिंग प्रोसीजर की इंटेग्रिटी बनी हुई है। एक्सेस जो है काउंटिंग हॉल को, वो किस किस को अलाउड होता है, तो सुपरवाइजर, असिस्टेंट, माइक्रो ऑब्जर्वर, इसके अलावा ईसीआई ऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स जो सिर्फ हैं, या जो पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी है वहां पे, सिर्फ उनके लिए अलाउड होता है। नॉट अलाउड पुलिस ऑफिसर्स, गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, मोबाइल फोन्स। सिर्फ ईसीआई के जो ऑब्जर्वर हैं वो मोबाइल फोन्स लेके जा सकते हैं वहां पे। काउंटिंग प्रोसीजर, काउंटिंग लोकेशन की बात करते हैं तो रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं उनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। एंड उन्हीं के हेडक्वार्टर्स पे या ज्यादातर काउंटिंग लोकेशन लोकेटेड होती है। सेपरेट हॉल दिए जाते हैं हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। एंड मैक्सिमम 14 काउंटिंग टेबल्स होते हैं हर हॉल के अंदर। तो ईवीएम जो है उनको स्टोरेज रूम के अंदर स्टोर किया जाता है एंड देन ओपन किया जाता है जब ऑब्जर्वर्स और कैंडिडेट हो उनके ही प्रेजेंस के अंदर। तो पोस्टल बैलेट उनको पहले काउंट किया जाता है एंड उसके बाद ईवीएम काउंटिंग शुरू होती है। तो रिजल्ट का डिस्प्ले जो है वो कंट्रोल यूनिट डिस्प्ले के द्वारा रिजल्ट दिखाया जाता है, विच आर रिकॉर्डेड इन फॉर्म 17C। तो वीवीपैट स्लिप्स जो हैं दे आर वेरीफाइड सब्सिक्वेंटली आफ्टर ऑल द ईवीएम राउंड्स। तो पहले काउंटिंग की जाती है देन वीवीपैट स्लिप्स के द्वारा वेरिफिकेशन भी की जाती है। तो पैरेलल काउंट किया जाता है बाय द ईसीआई ऑब्जर्वर।
Then forest fire rages in Himachal and rains are expected to bring relief. तो हिमाचल प्रदेश के अंदर एंड ओवरऑल नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर हमने देखा कि जो 90% ऑफ फॉरेस्ट फायर्स होती हैं दे आर मैन इंड्यूस्ड, तो मैन मेड होती हैं, जिसके लिए हम मेक श्योर कर सकते हैं कि लोकल कम्युनिटी जो हमारी है उनको हम अवेयरनेस फैलाएं और उनको हम बताएं कि जैसे प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज हैं जैसे स्मोकिंग हो गया या फायर कहीं छोटी सी लिट करना इन दी फॉरेस्ट एरिया इन महीनों के अंदर वो प्रोहिबिटेड है एंड उसको आप अवॉइड करें। तो पूरा जो फॉरेस्ट फायर वाला एरिया है हमारा जिसमें फॉरेस्ट सर्कल्स बनाए गए हैं, शिमला, चंबा, धर्मशाला, कुल्लू मंडी, सोलन, इसके अलावा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, तो ये सारे एरिया जो हैं हमारे वल्नरेबल हो जाते हैं। रीजन मेजरली इसमें यही है कि हीट वेव्स आती हैं, डायरेक्ट सनलाइट आती है जिसकी वजह से ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ जाता है, ट्रांसपिरेशन बढ़ जाता है, वाटर कंटेंट कम हो जाता है लीव्स के अंदर, जिसकी वजह से ड्राई फॉडर का कंटेंट जो है वो काफी ज्यादा हाई अमाउंट में अवेलेबल होता है हिमालयन रीजन्स के अंदर, जो कि और भी ज्यादा केटर करता है, हम बोल सकते हैं फॉरेस्ट फायर लगती है तो उसको और भी ज्यादा केटर करता है वो और ज्यादा डिग्री पे बढ़ जाती है फॉरेस्ट फायर। इसके अलावा पाइन और चिर ट्रीज जैसी लीव्स यहाँ पे मिलती हैं जो कि काफी इन्फ्लेमेबल होती हैं, तो वो भी इस फॉरेस्ट फायर को सपोर्ट करती हैं। तो मैन मेड रीजंस के साथ साथ जो नेचुरल हैबिटेट है वहां पे वो भी फॉरेस्ट फायर्स को सपोर्ट करता है, जिसमें ड्राई फॉडर का काफी ज्यादा प्रेजेंस देखा जाता है। तो ड्राई फॉडर जो है उसको भी हम यूज कर सकते हैं या फिर पिट्स में हम भर सकते हैं ड्राई फॉडर्स को ताकि कंटेन किया जा सके फॉरेस्ट फायर्स को। तो आईएमडी का इंपॉर्टेंट रोल आता है एंड देन ऑल्सो इसरो जो कि सैटेलाइट बेस्ड सर्वेलेंस से हमें बताता है रिगार्डिंग द फॉरेस्ट फायर्स एंड हीट मैपिंग। तो हीट मैप के द्वारा वो जज करता है कि कहाँ पे फॉरेस्ट फायर के चांसेस काफी ज्यादा हैं। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि डेडिकेटेड बटालियन बनाएगा ऑफ एनडीआरएफ जिनको ट्रेन किया जाएगा फायर फाइटिंग के अंदर, ताकि जो लॉसेस हमें हो रहे हैं, ह्यूमन लॉस है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉस है, उसको हम रिड्यूस कर पाए। एंड ओवरऑल ला नीनो की कंडीशंस देखी जा रही हैं इस साल जिसके अंदर रेनफॉल बढ़ जाएगी, रेनफॉल ज्यादा आएगी इन दी साउथ एशियन रीजन, तो हम बोल सकते हैं कि रिलीफ भी हमको मिलेगा विद द रेन। Then removing 100% fruit juice claim from the labels and ads. तो FSSAI ने मैंडेट दिया है, इशू किया है बेसिकली कि जो फूड बिजनेसेस हैं, ऑपरेटर्स हैं, वो जो क्लेम लगाते हैं कि 100% इट इज फ्रूट जूस, इट इज 100% ऑर्गेनिक, उन लेबल्स और उन एडवर्टाइजमेंट्स को रिकंस्टिट्यूट करें वो विद फ्रूट जूसेस इमीडिएट इफेक्ट के साथ। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस एक्ट 2018 इसके अंदर ये प्रोविजन दिया गया है एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर मेकिंग 100% क्लेम। तो 100% क्लेम जो है वो मिसलीडिंग हो जाता है, जैसे कि दिखाया जा रहा है अगर मेजर इंग्रेडिएंट जो है वो वाटर है एंड प्राइमरी इंग्रेडिएंट जो है इट इज ओनली इन लिमिटेड कंसेंट्रेशन, तो वो मिसलीडिंग हो जाता है 100% क्लेम। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम्स रेगुलेशन एक्ट 2018। द नेक्स्ट इज हीट प्रूफिंग द सिटी। हीट प्रूफिंग के अंदर यहाँ पे दिखाया गया मुंगेशपुर, दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर रीजन के पास, जहाँ पे दिखाया गया हाईएस्ट पीकिंग टेम्परेचर दैट इज 52.9 डिग्रीज। तो इसको बाद में जब वेरीफाई किया गया तो पता चला कि टेक्नोलॉजिकल फॉल्ट था ये, बट ओवरऑल भी हम देखते हैं तो जो हीट वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, स्पीड स्लो डाउन हो रही है, जिसकी वजह से एडिशनल 4 to 5 डेज हम हीट वेव्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो मेगा सिटीज जो हैं वहां पे ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा है क्योंकि वहां पे अर्बन अर्बन आइलैंड हीट इफेक्ट भी देखा जा रहा है। जो नाइट है उसमें टेम्परेचर कूल डाउन नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए क्योंकि कंक्रीटाइजेशन ज्यादा है, तो जो हीट है वो ट्रैप हो जाती है अर्बन एरियाज के अंदर। कॉन्टिन्यूस एक्सपेंशन हो रहा है बिल्डअप एरियाज का, हीट ट्रैपिंग कंक्रीट सरफेस बढ़ रहा है। तो अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो मिनिमम रिक्वायरमेंट भी वो मीट नहीं कर पाते हैं ऑफ 9 स्क्वायर मीटर्स ऑफ ग्रीन स्पेस पर इंडिविजुअल।
एंड एन आइडियल अर्बन ग्रीन स्पेस ऑफ 50 स्क्वायर मीटर पर कैपिटा, जो कि WHO ने रिकमेंड किया है। तो 9 स्क्वायर मीटर ऑफ ग्रीन स्पेस पर इंडिविजुअल भी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में हम बोल रहे हैं कि मीट नहीं हो पाता है। इसके अलावा और भी इश्यूज हैं जिसमें हमारा ग्रीन कवर एक तो डिक्लाइन हो रहा है, इसके अलावा जो प्रेजेंट ग्रीन कवर है वो भी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड जो वाटर बॉडीज हैं वो डिसअपियर होती जा रही है। जैसे दिखाया जा रहा है, दिल्ली हैज लॉस्ट हाफ ऑफ इट्स सरफेस वाटर, पुणे जो है इट लॉस्ट 31.8% ऑफ द सरफेस वाटर, एंड सेम गोज फॉर जयपुर, 21.5% ऑफ द सरफेस वाटर वाज लॉस्ट। तो वाटर सेंसिटिव अर्बन डिजाइन भी होना जरूरी है हमारे लिए। इसके अलावा और भी टॉप अप किया जाता है हीट बाय द व्हीकल, जिसमें इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस आ जाते हैं, एसी जो बिल्डिंग्स में हेवीली यूज होते हैं इन दी समर सीजन। इसके अलावा हीट रिलेटेड डेथ्स जो है एल्डरली और चिल्ड्रन के अंदर, विच आर दी मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन, वो इंक्रीज होती जा रही है, एंड मिड सेंचुरी तक भी एक्सपेक्टेड है कि वो 370% तक और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 1.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर स्टेबलाइज करना ग्लोबल वार्मिंग को। अगर वो हम नहीं करेंगे तो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी जो है वो एक्सट्रीम हीट वेव्स की वो भी बढ़ जाएगी, एंड ड्यूरेशन भी बढ़ जाएगा। तो अर्बन ग्रोथ के लिए वाटर सेंसिटिव, इसके अलावा क्लाइमेट सेंसिटिव प्रोजेक्ट्स लेके आना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट ग्रीन स्पेस की हम मेंटेन कर पाए। तो अर्बन रिसोर्स मैनेजमेंट, लैंड यूज, थर्मल कंफर्ट, एनर्जी एफिशिएंसी, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे होते हैं तब वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अर्बन एंड रीजनल डेवलपमेंट प्लान्स फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, इसके अलावा इको संहिता, बिल्डिंग कोड्स,